हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग जो है आज 2021 का जो आईएएस का पेपर हुआ है प्रीलिम्स का, उसका हम लोग जो 26 से लेके 50 तक का क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। आपको बता दें कि हम लोग हर दिन 1 से लेके 25 तक के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, यानी कि डेली 25 क्वेश्चन प्रीलिम का डिस्कस करते हैं। और कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग मेंस का भी क्वेश्चन डिस्कस करें। बहुत सारे मेंस के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, उसके आप वीडियो आपको मिल जाएंगे चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं इसको 26 से लेकर 50 तक का क्वेश्चन का सीरीज। तो 26वां जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिल्टर फीडर। तो फिल्टर फीडर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से जो कौन सा जो नीचे जो आपको चार जीव दिखाई दे रहे हैं उसमें कौन सा एक फिल्टर फीडर है। तो आपके ऑप्शन है कैटफिश, ऑक्टोपस, ओलिस्टर, पेलिकन। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से हमें ये पता चलता है कि हमें जब कोई भी जीव का नाम आता हो, चाहे हम इन्वायरमेंटल इकोलॉजी पढ़ रहे हो या फिर बुक से पढ़ रहे हो या फिर हम करेंट अफेयर से पढ़ रहे हो, जैसे कि कोई नई स्पीसीज की खोज हो जाती है, कोई नई स्पीसीज न्यूज़ में आती है, तो हमें इस तरीके से पढ़ना है कि सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि वो कौन सी लिस्ट में आती है, आईयूसीएन में आती है या फिर आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट है उसमें कौन से कैटेगरी में आती है, जैसे कि वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, आपने नाम सुने होंगे इसके। फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट होता है, उसके कौन से लिस्ट में आती है, शेड्यूल में आती है, शेड्यूल 1 में आती है, 2 में आती है, 6 में आती है, कौन सी लिस्ट में आती है। फिर साथ साथ आपको ये देखना है कि वो कौन सी एरिया में पाई जाती है, कौन से एरिया में, मतलब भारत की हो चाहे फिर विश्व की बात हो, तो कौन से एरिया में वो पाई जाती है वो आपको ध्यान में रखना है। फिर आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि वो कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या नेशनल पार्क हैं या टाइगर रिजर्व हैं। अगर एलिफेंट रिजर्व हैं, अगर एलिफेंट की बात करें तो वो कौन से जो स्पेसिफिक टाइगर रिजर्व या फिर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, वहाँ पे वो स्पेसिफिकली पाई जाती है। अगला ध्यान देना है कि कहाँ पे इसके नेचुरल हैबिटेट हैं। ये पिछले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इस पैटर्न पे, इसलिए मैं आपको वो पूरा समरी बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है जब भी इस के से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिले। तो नेक्स्ट आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से ये देखने को मिलता है कि आपको ये भी ध्यान देना है कि उसमें से कौन फिल्टर फीडर है, कौन से उसमें हार्बीवोरस हैं, कार्निवोरस हैं, कौन से रेप्टाइल हैं, कौन से इंसेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। तो आपको कैटेगरी का भी ध्यान रखना है कि जो जीव न्यूज़ में है वो कौन सी प्रजाति के हैं, यानी कि वो कोई इंसेक्ट हैं या फिर बर्ड हैं या फिर एनिमल हैं या फिर फिल्टर फीडर हैं। तो ये क्वेश्चन डिस्कस करने से हमें ये चीज़ पता चलती है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 27 नंबर जो क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायो बायोजियोकेमिकल cycles the weathering of rocks is the main source of release of nutrient to enter the cycle। तो यहाँ पर वेदरिंग ऑफ रॉक्स के ऊपर सवाल पूछा जा रहा है और इसके चार ऑप्शन है कि कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल और सल्फर साइकिल। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करके आपको ये पता चलेगा कि आपके लिए जो वेदरिंग ऑफ रॉक्स है या फिर जो सॉइल मेकिंग प्रोसेस है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको इसके ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। साथ साथ आपको उसकी जो कौन से रॉक से कौन से न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, कौन सा सॉइल कौन से रॉक से बनती है, उसमें कौन से न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, फिर कौन से केमिकल प्रोसेस को वो फॉलो करती है, उसमें जीवाश्म की मात्रा होती है या नहीं होती है, उसका कलर क्या होता है, ये सब आपको चीज़ें बिल्कुल पता होनी चाहिए। और साथ साथ वो उसकी आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि वो किस प्रोसेस को फॉलो करते हुए वो जो वेदरिंग ऑफ रॉक्स होती है वो किस प्रोसेस को फॉलो करती हुई मिट्टी में तब्दील होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेट्रीवोरस। तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर जैसे 5 जीवों के नाम आपको मिले हैं और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है उनके बारे में पढ़ते हुए। तो मैंने आपको बताया था अभी अभी पहले वाले क्वेश्चन में कि आपको हार्बीवोरस, कार्निवोरस ये भी आपको ध्यान में रखना है कि वो किस तरीके के वो जानवर हैं, यानी कि वो घास खाते हैं या फिर मांस खाते हैं या फिर वो इंसेक्ट खाते हैं, वो क्या खाते हैं उसको आपको बारे में ध्यान होना चाहिए। तो देखिए उसी पे ये क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेटिवोरस। तो इस तरीके से भी आपको ध्यान में रखना होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 29 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि द कॉमन कार्बन मेट्रिक सपोर्टेड बाई यूएनईपी हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर। तो यहाँ पर कॉमन कार्बन मेट्रिक आपको एक टर्म दिख रहा है। तो मैंने आपको पिछले सारे वीडियोस में ये लगभग हर क्वेश्चन जब भी ऐसा कुछ आया है टर्म से रिलेटेड तो आपको बताया है मैंने बार बार कि जब भी टर्म से रिलेटेड आपको क्वेश्चन, आपको कोई भी टर्म मिल जाए, आपको जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या फिर करंट अफेयर मटेरियल पढ़ रहे हो या फिर आप एनसीईआरटी बुक्स ही क्यों ना पढ़ रहे हो, कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहे हो, तो आपको अगर कोई स्पेसिफिक टर्म नज़र आ जाए तो आपको उस बारे में आपको डिटेल जानना है कि आखिर वो टर्म किस चीज़ को डिनोट करता है, उसका मतलब क्या है। जैसे कि यहाँ पर आपको कॉमन कार्बन मेट्रिक
आपको एक शब्द नहीं मिल रहा है। साथ साथ इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से हमें ये भी पता चलता है कि जो यूएनईपी जो संस्था है वो कितनी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिहाज से। और यूएनईपी नहीं, ऐसे और भी जो न्यूज़ में आते रहती है बार बार, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गई, आईएमएफ हो गया, यूएनईपी हो गया, ये यूनेस्को हो गया, या रामसर कन्वेंशन हो गया, या फिर आप मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया। तो इस तरह के जो टर्म्स हैं जो कि अक्सर न्यूज़ में आते रहते हैं, और हमारी जो बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, उसमें भी आपको ये शब्द आपको देखने को मिलते रहते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलते रहते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये सारे जो टर्म्स हैं और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं कितनी फेवरेट है यूपीएससी की। तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। अब इसके बारे में ये जो टर्म पूछा गया है, जब तक हम लोग इसको डिटेल से नहीं जानेंगे, और बिल्कुल डिटेल का मतलब होता है कि आपको सटीकता से पता होना चाहिए कि सच में इसका मतलब, जब कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, इसका मतलब यही होता है। जैसे कि आप यहाँ पर 4 ऑप्शन देख रहे हैं, तो चारों ऑप्शन ऐसे हैं जैसे कि आपने अगर अच्छे से इसको डिटेल से नहीं समझा होगा ना, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। आपको पता है कि मैंने इसको न्यूज़ में सुना है, लेकिन आपने अगर उसको डिटेल से नहीं नोट किया होगा, नहीं समझा होगा ना, तो आपके सामने क्वेश्चन भी आएगा उससे रिलेटेड, लेकिन आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्पीसीज दैट कैन इस्टेब्लिश सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनाइजम्स। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि वो कौन सी जो स्पीसीज है निम्न में से जो कि सिम्बियोटिक रिलेशनशिप दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इस्टेब्लिश करती हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो तीनों ऑप्शन आप देख सकते हैं कि प्रोटोजोआ है, फंजाई है, और एक निडारियंस है। तो इस क्वेश्चन को देखने से हमें ये पता चलता है कि हमारे लिए जो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने पिछले 2-3 क्वेश्चन देखे हैं वो इन्वायरमेंट इकोलॉजी के ही क्वेश्चन हैं। और वैसे भी आजकल जो यूपीएससी प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछ रही है, और मेंस में भी देखा जाए, तो ऐसे क्वेश्चन की संख्या बढ़ रही है जो कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी पे बेस्ड हो। तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इन चीज़ों को गौर करें। और जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन सी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है इन सब के साथ, स्पीसीज के साथ। तो हमें जब भी हम इन्वायरमेंटल इकोलॉजी के बारे में पढ़ें तो इस एंगल से ज़रूर पढ़ें कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ें कि उसका अगर कोई सिम्बियोटिक या एसिम्बियोटिक रिलेशनशिप भी है तो उसको हम लोग ध्यान में रखें, क्योंकि यूपीएससी ऐसा आगे भी पूछ सकती है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू 64 योगिनी टेम्पल सिचुएटेड नियर मोरेना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो 64 योगिनी मंदिर के बारे में पूछा गया है जो कि मोरेना के नियर सिचुएटेड है। तो उसमें ये बोला जा रहा है कि आप निम्नलिखित जो कथन है उसके ऊपर विचार करके उसका आंसर दीजिए। तो पहला जो यहाँ पर ऑप्शन है वो ये है कि इट इज़ ए सर्कुलर टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ कच्छा पगटा डायनेस्टी। तो इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करके ये समझ में आता है कि हमारे लिए मंदिर कितने इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ ये पता होना चाहिए कि वो मंदिर आखिर लोकेटेड कहाँ है। खासकर उन लोगों के लिए जो हिस्ट्री ऑप्शनल की तैयारी करते हैं तो उनके लिए तो मैपिंग बहुत ज़रूरी है, वो लोग खुद जानते हैं। 50 नंबर के क्वेश्चन सिर्फ मैपिंग पे पूछे जाते हैं उनसे। तो हमें ये चीज़ प्रीलिम्स के लिहाज से भी आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और कोई गुप्तकालीन मंदिर है, या फिर आप मौर्यकालीन मंदिर है, या फिर कोई भी ऐसी एरिया की जो मंदिर है, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। सिर्फ मंदिर ही क्यों, अगर आपके उस एरिया की आपके मस्जिद की भी अगर लोकेशन हो, या फिर कोई इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर हो उस समय का, कोई सिंचाई नहर हो जो कि अब ख़त्म हो गया हो लेकिन वर्ल्ड हेरिटेज साइट की तरह हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी लोकेशन देख लें। वो कौन से राजा के और कौन से राजवंश के समय में बनाई गई थी वो आप देख लें। दूसरा ऑप्शन इसमें आप देख सकते हैं कि इट इज़ द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ड इन इंडिया। अब इस तरीके के स्पेसिफिकेशंस अगर उस टेम्पल या फिर मस्जिद या फिर कोई आर्किटेक्चर के रिगार्डिंग आपके उसमें पढ़ने को मिलता है कि हाँ, इसकी ये खासियत है कि ये इस स्टाइल में बनाई गई थी, या फिर ये सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, ऐसा कुछ बनाया गया था, या इसके दीवारों पे ये चीज़ लिखा हुआ है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि हाँ, इसकी एक क्वालिटी ये भी है, ताकि अगर नेक्स्ट अगर आप ऑप्शन में आपको ये देखने को मिल जाए तो आप आसानी से उसको लगा सकें, आंसर सही कर सकें उसको। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है इट वाज मीन टू प्रमोट द वैष्णव कल्ट इन द रीजन। अब हमें ये तीसरा ऑप्शन देख के ये पता चल रहा है कि हमें ये देखना है कि वो जो पर्टिकुलर मंदिर की अगर बात है जो हम टेक्स्ट बुक में पढ़ रहे हैं, तो वो किस कल्ट किस रिलेटेड है। क्या वो कोई स्तूप है जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, या फिर कोई जैन मंदिर है, या फिर कोई हिंदू मंदिर है, और कौन सी कला से प्रमोटेड है वो, उसमें कौन सी कला का इस्तेमाल किया गया है, ये सब हमें पता होनी चाहिए। चौथा ऑप्शन पढ़ के हमें ये देखते हैं क्या पता चलता है। इट्स डिज़ाइन हैज़ गिवन राइज टू ए पॉपुलर बिलीफ दैट इट वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड द इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग।
अब देखिए, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इट्स डिजाइन हैज़ बीन गिवन राइज टू ए पॉपुलर बिलीव दैट इट वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड द इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो ये बोला जा रहा है कि जो संसद है, भारतीय संसद जो है, जो कि दिल्ली में आपको संसद भवन देखने को मिलता है, तो ये बोला जा रहा है कि वो इसी से इंस्पिरेशन लेके बनाया गया था उसका डिज़ाइन। तो क्या ऐसा है? तो इन चीज़ों को आप जब पढ़ेंगे नहीं डिटेल से, उसका अगर आप फ़ोटो देख सकें उस मंदिर का, तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अगर अगर आपने उस फ़ोटो को सर्च किया है, तो आपके दिमाग में चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट हो पाएँगी। और इस तरह के क्वेश्चन अगर मान लिया ये बोल दिया जाए कि वो इसका डिज़ाइन इससे प्रेरित है, तो जब तक आप उसका डिज़ाइन नहीं देखेंगे, तब तक आप तुलना करना थोड़ा मुश्किल होगा। हो सकता है टेक्स्ट बुक में लिखा हो कि हाँ, इसका डिज़ाइन इससे प्रेरित हो, लेकिन अगर आपने पिक्चर भी देख लिया होगा, तो आपके दिमाग में बिल्कुल इसमें कोई डाउट ही नहीं रह जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ को आप ज़रा ध्यान रखें आगे से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, which one of the following ancient towns is well known for its elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into connected रिजर्वायर्स? तो यहाँ पर एनसीआर टाउन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ये बोला जा रहा है कि इसमें से कौन सा जो टाउन है, उसमें ये व्यवस्था जो है वो देखी जा रही है, जो ऊपर में मेंशन की हुई है। अब यहाँ पर चार ऑप्शन आप देखें तो धौलावीरा है, कालीबंगन है, राखीगढ़ी है, रोपड़ है। तो ये क्वेश्चन देख ऑप्शन देख के हमको ये पता चल जाता है कि ये हड़प्पा से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मान लीजिए जानते हैं कि हड़प्पा तो ऐसा भी इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है यूपीएससी के लिहाज से। साथ साथ आप देख सकते हैं कि धौलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी, रोपड़, अगर अगर टाउन का मेंशन अगर ऑप्शन ऑप्शन में भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो टाउन्स हैं वो यूपीएससी के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं। और हमें इन जब शहरों के नाम हम अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ें, तो उसको ज़रा डिटेल से पढ़ें। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि इनमें से कौन से शहर में एक इलाबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट बाई बिल्डिंग ए सीरीज ऑफ डैम्स एंड चैनलाइजिंग वाटर इनटू कनेक्टेड रिजर्वायर्स। तो ये बोला जा रहा है कहाँ पे एक वाटर हार्वेस्टिंग की अच्छी व्यवस्था थी, साथ साथ वहाँ पे रिजर्वायर्स थे और वहाँ पे बहुत सारी डैम्स और चैनल्स बने हुए थे वाटर को ले जाने के लिए। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो पूछते हैं कि उस शहर की खासियत क्या थी। तो अगली बार जब भी आप कोई हड़प्पन टाउन के बारे में पढ़ें या फिर कोई भी टाउन के बारे में पढ़ें किसी भी एरा की, चाहे वो हड़प्पन की बात हो, मौर्यन की बात हो, या फिर आप गुप्त की बात करें या फिर पोस्ट गुप्त की बात करें, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि किसी शहर की क्या खासियत है। वहाँ पर अगर क्या वहाँ पर ये सब चीज़ें पाई जाती है, इरिगेशन व्यवस्था कैसी थी वहाँ पे, साथ साथ वहाँ पे कौन से टेम्पल पाए जाते हैं, कौन से आर्किटेक्चर हैं, और कौन सा वहाँ पर कल्ट फेमस है। तो ये चीज़ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही बता सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस ज़रूर करें। अगर आप खुद से अगर कर सकते हैं तो वो और अच्छी बात है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो इस तरीके से वीडियो आप बार बार देख के इस चीज़ को आप अपना सकते हैं, या फिर आप वीडियो डाउनलोड करके उसको बार बार रिप्ले भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वेयर द फैक्ट्रीज ऑफ द ईस्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लोकेटेड। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो 17th सेंचुरी है, यानी कि 17वीं शताब्दी के पहले क्वार्टर में, यानी कि आप बात कर सकते हैं 1600 से लेकर 1625 ईस्वी तक का जो बात यहाँ पर बोली जा रही है। ये बोला जा रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फैक्ट्री, जहाँ पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वहाँ पे फैक्ट्री उन्होंने लगाई थी। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि कितने लोग होते हैं कि जल्दबाजी में ये देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया की फैक्ट्री है, वहाँ पे पूछा गया है तो वो फटाफट मार देंगे। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी बोला गया है, यानी कि आपको पीरियड का भी ध्यान रखना है कि इसी पीरियड में वो सेंटर वहाँ पे लोकेटेड हो। अब जैसे पता चला कि बॉम्बे की बात कर ली गई, और बॉम्बे की स्थापना कब हुई थी, तो वो बहुत बाद में हुई थी। और अगर बॉम्बे भी ऑप्शन में दे दिया तो आपने सही करके आ गए, तो वो आपको आपके हिसाब से आपको लग रहा होगा सही है, लेकिन पीरियड के हिसाब से वो गलत हो जाएगा। तो आपको पीरियड को क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, और ये ध्यान देना है कि आखिर वो किस पीरियड की बात की जा रही है, या फिर किस राजा की बात की जा रही है, कौन से कंपनी की बात की जा रही है। अब यहाँ पर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, आपने नहीं देखा, आपको लगा कि हो सकता है कि ये जल्दबाजी में एक मिस्टेक होने की बहुत सारी संभावना है कि हम लोग इंग्लिश ईस्ट या कंपनी को छोड़ के हो सकता है फ्रेंच का नाम ले लें या फिर डच का नाम ले लें, उसके अनुसार आंसर दे दें। तो ये बहुत ही माइनर मिस्टेक है, लेकिन हो सकती है, ऐसी संभावना से हम इनकार नहीं कर सकते। तो बिल्कुल काम रहते हुए हम लोग को आंसर देना होगा। तो अगली बार हम जब भी पढ़ें जो फैक्ट्री वगैरह की बात है यहाँ पे, जब भी हम यूरोपियन के आगमन की बात करें, वो चैप्टर जो हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें ये चीज़ का ध्यान रखिए कौन सी जो फैक्ट्री है किसने लगाई थी और किस पीरियड में लगाई थी। और अगर उसके रिलेटेड का, अगर उसके वास्तुकार वगैरह का नाम हो, तो वो भी आपको स्पेसिफिकली पता होनी चाहिए। 34 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्ताज अंटिल द राइज ऑफ हर्षवर्धना इन द अर्ली सेवेंथ सेंचुरी विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वेयर होल्डिंग पावर इन नदर्न इंडिया। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि
जब गुप्ता का डिक्लाइन हुआ, उसके बाद जब तक हर्षवर्धन का राइज हुआ अर्ली 7th सेंचुरी में, तो उस समय कौन से जो किंगडम्स थे वो नॉर्थ इंडिया में पावर रख रहे थे उस समय, यानी वो पावर में थे। यहाँ पर 6 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे गुप्त ऑफ मगध, परमार ऑफ मालवा, पुष्यभूति ऑफ थानेश्वर, मौखरी ऑफ कन्नौज, यादव ऑफ देवगिरी, मैत्रक ऑफ वल्लभी। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि जो ये पीरियड है, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से हमें ये पता चलता है कि जो पीरियड है गुप्ता के डिक्लाइन के बाद और हर्षवर्धन के राइज के बाद राइज से पहले, वो जो पीरियड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ ये पता होना चाहिए हमें कि जो नॉर्थ इंडिया में जो इस समय का जो पावर जो रखने वाले किंगडम थे, उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ये यूपीएससी चाहता है, इसलिए उसने इस तरह के क्वेश्चन बनाए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन कौन से जो उस समय के किंगडम है वो इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑप्शन में आए हैं, तो इसका मतलब यूपीएससी की नज़र में है। तो हमें उन किंगडम्स के बारे में भी अगर ये टेक्स्ट बुक में कुछ पढ़ने को मिले, तो हमें उस पर थोड़ा सा गौर करके पढ़ना होगा। जैसे कि यहाँ पर मगध के गुप्त की बात हो रही है, मालवा के परमार की बात हो रही है, फिर थानेसर के पुष्पभूति की बात हो रही है, और भी 3 ऑप्शन है, आप उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू पोर्तुगीज राइटर न्यूनीज, द वुमेन इन विजयनगर अंपायर वेयर एक्सपर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। यहाँ पर बोली जा रही है बात कि जो पोर्तुगीज राइटर एक नुनीज है, आपने नाम सुना होगा इनका, तो उसमें उसने ये बोला है कि जो विजयनगर अंपायर में जो औरतें थीं वो एक्सपर्ट थी किन क्षेत्रों में। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि क्या वो रेसलिंग था, एस्ट्रोलॉजी था, अकाउंटिंग था, या सूद सेइंग था। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से इस राइटर के अनुसार विजयनगर की जो अंपायर की जो औरतें थी वो किस चीज़ में एक्सपर्ट थी। तो हमें ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि अगर सोशल कंडीशन की बात करें, क्या चाहे किसी भी पीरियड की हो, तो वो हम ध्यान रखें कि उस समय शूद्रों की क्या स्थिति थी, या फिर उस समय दलित थे तो क्या स्थिति थी उनकी, या फिर आप अनटचेबल जिनको बोलते हैं, या फिर आप बात कर सकते हैं कि उस समय जो राजा महाराजा थे वो कैसी ज़िंदगी जीते थे। फिर साथ-साथ आपको ये याद रखना है कि किस लेखक ने किस तरह की बातें की हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हो सकता है कि वो बात किसी और लेखक ने कही हो और वो आपको ऑप्शन में दे दिया जाए और आप उसको टिक करके चले आएँ। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू मदनापल्ले ऑफ आंध्र प्रदेश, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो यहाँ पर मदनापल्ले एक आंध्र प्रदेश में एक टर्म दिया गया है, जिसमें ये बोला जा रहा है कि इसके बारे में कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो हमें ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि कोई भी टर्म, जैसा मैंने आपको बताया, चाहे वो टाउन हो, चाहे वो कोई कला हो, या फिर कोई सिक्का हो, कुछ भी हो सकता है वो। तो वो चीज़ आपको बहुत ध्यान से समझनी है कि आखिर वो किस चीज़ के बारे में बात बोल रही है वो चीज़। यानी कि क्या वो सच में, मतलब उसके स्पेसिफ़िकली हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि इस टर्म का मतलब अगर मुझे कभी भी दिमाग में आए तो हमें तुरंत वो दिमाग मेरे को बताए कि हाँ, ये चीज़ इस चीज़ के बारे में है। वो आपको कैजुअली पढ़ के नहीं निकलना है, बिल्कुल उसको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यूपीएससी में अब तक मैंने इसी वीडियो में आपको 2 अब तक अभी आधे क्वेश्चन हुए हैं, लेकिन 2 चीज़ आपको ऐसे देखने को मिल रहे हैं जो कि बिल्कुल टर्म से रिलेटेड हैं। तो ये बहुत बड़ी संख्या होती है। अगर 25 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, उसमें 12 ही डिस्कस किए हैं और उसमें ये 2 क्वेश्चन दिख गए हैं, तो बहुत ही बड़ी बात है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना ही होगा। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन देख लेते हैं कि पिंगाली वेंकैया डिज़ाइन द ट्राई कलर इंडियन नेशनल फ्लैग हियर। दूसरा है पट्टाभी सीतारामैया लीड द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ आंध्र रीजन फ्रॉम हियर। तीसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर ट्रांसलेटेड द नेशनल एंथम फ्रॉम बंगाली टू इंग्लिश हियर। चौथा है मैडम ब्लावत्स्की एंड कर्नल ऑलकॉट सेट अप हेडक्वार्टर्स ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी फर्स्ट ईयर। यहाँ पर आंध्र प्रदेश का जो जगह है वो मदनपल्ले की बात हो रही है, तो फिर हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर कोई जगह हिस्टोरियन जगह है तो वहाँ पे अगर कोई खास चीज़ हुई है, जैसे कि यहाँ पर बात की जा रही है कि वहाँ पर पिंगाली वेंकैया ने अपने जो हमारा ट्राई कलर है उसको डिज़ाइन किया था यहाँ पे, या फिर यहाँ पर से पट्टाभी सीतामढ़ैया ने भारत छोड़ो आंदोलन की यहाँ पर से लीड किया था, या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ पर अपना नेशनल एंथम लिखा था। तो इस तरह की जो बात है, कोई अगर स्पेसिफिक जगह से रिलेटेड हो तो वो चीज़ हमें नोट कर लेनी है। ऐसा हमें इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पता चलती है। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हिस्टोरिकल प्लेस एक तरफ दिया हुआ है, दूसरा तरफ वेल नोन फॉर दिया हुआ है, यानी कि कौन सी जो जगह है हिस्टोरिकल वो किस चीज़ के लिए फेमस है। जैसे कि यहाँ पहला दिया जा रहा है बुर्जहोम, फिर दिया जा रहा है दूसरा ऑप्शन चंद्रकेतुगढ़, तीसरा है गणेश्वर, और उसके सामने ऑप्शन आपको दिख रहे हैं रॉक कट श्राइन्स, टेराकोटा आर्ट, कॉपर आर्टिफैक्ट्स।
तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये चीज़ जानना है कि कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस है, तो उसे हमें मैप पे लोकेट ज़रूर करना है। क्योंकि मैप पे लोकेट करके सिर्फ़ आप हो हिस्ट्री ऑप्शनल वालों की बात नहीं है, उनको तो करना ही करना है। लेकिन अगर आप देख सकते हैं कि हाल-फिलहाल में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें आपको सिटी दे दिए जाते हैं और उसमें आपको लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड और दूरी वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो इस लिहाज से आपको मैपिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है आजकल के अगर तैयारी की बात करें। तो वो और चीज़ आपको देखनी चाहिए। जैसे कि बुर्ज होम यहाँ पर है, तो आप एक बार उसको मैप में लोकेट कर लीजिए कि कहाँ पे है, उसकी दिल्ली से दूरी कैसी है, या फिर किसी दूसरे रेफ़रेंस देख सकते हैं कि उसकी जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट है कहाँ कितनी दूर तक है, या फिर आप देख सकते हैं कि वो जो ग्रीनविच मीन टाइम है उससे किस तरफ है। तो इस तरीके से आप मानते हैं कि वो चीज़ एग्ज़ैक्टली पूछी जाए या ना पूछी जाए वो बात की बात है, लेकिन इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत डेवलप होगी। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हिस्टोरिकल प्लेस दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि हिस्टोरिकल प्लेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा। और फिर वेल नोन फॉर लिखा हुआ है, तो मैंने आपको इससे पहले जो 36 नंबर क्वेश्चन था, आपको मैंने बताया था उसमें कि कोई भी आपको अगर क्षेत्र हो या फिर कला हो या फिर कोई भी दौर की बात करें, तो उसमें अगर कोई स्पेसिफ़िक चीज़ है, तो उसको हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि आखिर वो किस चीज़ के लिए फ़ेमस है। तो अब अभी-अभी आपको 36 में नंबर में क्वेश्चन में जैसे देखने को मिला, उसी को आप इससे रिलेट करके देख सकते हैं। और साथ-साथ हमें ये भी देखना है कि जैसे यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, रॉक कट श्राइन्स, टेराकोटा आर्ट, कॉपर आर्टिफैक्ट्स, तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो इस तरीके के जो अगर आपको देखने को मिले, जहाँ पे आपको रॉक कट श्राइन्स की बात हो या टेराकोटा आर्ट की बात हो, कॉपर आर्टिफैक्ट्स की बात हो, तो आप अपने टेक्स्ट बुक में अगर इन सारी टर्म्स का अगर कहीं पे देखें, तो आप ध्यान दीजिए कि ये चीज़ें कहाँ पे पाई जा रही हैं। कौन-सी जो सभ्यता है उससे रिलेटेड है, कौन से पीरियड से रिलेटेड है, कौन सी राजवंश से रिलेटेड है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। उस समय कौन से जो वर्ग थे वो बँटे हुए थे, किस वर्गों में बँटे हुए थे, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 38 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है वो ये है, इट वाज़ ड्यूरिंग द रीन ऑफ इल्तुतमिश दैट चंगेज़ खान रीच्ड द इंडस इन परस्यूट ऑफ द फ्यूजिटिव ख्वारिज़्म प्रिंस। दूसरा है, इट वाज़ ड्यूरिंग द रीन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक दैट तैमूर ऑक्यूपाइड मुल्तान एंड क्रॉस द इंडस। तीसरा है, इट वाज़ ड्यूरिंग द रीन ऑफ देवराय द्वितीय ऑफ विजयनगर एम्पायर दैट वास्को डी गामा रीच द कोस्ट ऑफ केरला। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं कि इसमें ये बोला जा रहा है कि कौन से शासक ने कब कौन सा काम किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे इल्तुतमिश की बात हो रही है, तो इल्तुतमिश का जो पीरियड है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद चंगेज़ खान की यहाँ पर बात हो रही है, तो जब भी आप पढ़ें इल्तुतमिश के बारे में, तो उस समय चंगेज़ खान को भी याद रखें कि हमें उसके बारे में भी कुछ पढ़ना है। फिर आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक की बात की जा रही है, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो यूपीएससी के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो गया। फिर यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्या उसने उस समय तैमूर ने क्या उस समय मुल्तान को ऑक्यूपाई किया था, तो ये हमारे लिए तैमूर भी इंपॉर्टेंट हो गया उस समय के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो कि देवराय द्वितीय है विजयनगर एम्पायर के, तो विजयनगर एम्पायर आप देख सकते हैं कि 2 बार अब तक क्वेश्चन में पूछा जा चुका है 2 क्वेश्चंस में। तो विजयनगर एम्पायर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया, जैसे कि नूनीज़ जो राइटर था उसने विजयनगर के ही बारे में बात की थी ना अभी, तो विजयनगर एम्पायर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ पर एक राजा का नाम लिया गया है देवराय द्वितीय, तो अब अगली बार आप विजयनगर एम्पायर खोले तो देवराय द्वितीय को याद रख सब पाएँगे। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि रीच द कोस्ट ऑफ केरला, तो कोस्ट ऑफ केरला आपको जानते हैं कि जो मसाले का जो कारोबार होता था, तो केरला या मालाबार तट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है हिस्ट्री में हमारे। तो उसको ज़रा आप ध्यान में रखिएगा कि वहाँ पर किस चीज़ का और कहाँ वहाँ पर किस चीज़ के लिए फेमस है वो केरला के, जैसे कि तट है कालीकट है, तो वो वहाँ पे वास्को डी गामा ने लैंड किया था। फिर मिशनरी जो आई हैं वो भी केरला में आके बसी थी। तो आपको इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है कि सेंट फ्रांसिस जेवियर वाज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द जेस्यूट ऑर्डर। दूसरा है, सेंट फ्रांसिस जेवियर डेड इन गोवा एंड ए चर्च इज डेडिकेटेड टू हिम देयर। तीसरा है, द फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर इज सेलिब्रेटेड इन गोवा ईच ईयर। तो ये कल्चर पार्ट से आपको हिस्ट्री के कल्चरल पार्ट से आपको ये क्वेश्चन देखने को यहाँ पर मिल रहा है। बात हो रही है सेंट फ्रांसिस जेवियर की, तो शायद ये करंट अफेयर में की न्यूज़ है, इसके चलते इसको पूछा गया है। तो करंट अफेयर मटेरियल में आपने अगर इस तरह के अगर आपको कुछ स्पेशल आपको मेंशन मिल जाए कुछ पर्सनालिटीज़ की, जिसने अपने भारत के इतिहास में कुछ बड़ा रोल अदा किया हो, उसको प्रभाव अब तक देखा जा रहा हो, जैसे कि सेंट फ्रांसिस जेवियर की बात की जा रही है। तो ये बहुत पहले आए थे यहाँ पर, कई सदियों पहले आए थे,
लेकिन आज भी उनका अगर चर्च है गोवा में, तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर उनके नाम पे फ़ीस्ट हो रहा है, कोई त्योहार मनाया जा रहा है, कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हो सकती है, सिर्फ़ इनकी बात नहीं है, चाहे कोई भी चाहे संत की बात हो किसी, या फिर किसी सूफ़ी संत की बात हो, या फिर किसी भक्ति संत की बात हो, जैसे कि रामानुजाचार्य की बात कर सकते हैं, रामानंद जी की बात कर सकते हैं, या फिर आप बात कर सकते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी की बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि अगर कोई पर्सनैलिटी है और वो कल्ट अभी भी चल रही है, उसके कुछ फॉलोवर्स अभी भी हैं, उसके लिए मंदिर अभी भी हैं, तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ख़ासकर ये सारी चीज़ें जो हैं आपको करंट अफेयर मटेरियल में देखने को मिल जाएँगी, चाहे आप किसी का भी फॉलो कर रहे हो, अगर वो इंपॉर्टेंट है, तो वो उसको कवर करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि 40वां नंबर जो विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एंशिएंट इंडिया से लेके सवाल है, तो इसमें बोला जा रहा है कि जो पहला ऑप्शन है, मिताक्षरा वाज द सिविल लॉ फॉर अपर कास्ट एंड दाय भाग वाज द सिविल लॉ फॉर लोअर कास्ट। दूसरा है कि इन द मिताक्षर सिस्टम द सन्स कैन क्लेम राइट टू द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द फादर, वेयर इज in the Daibhag system, it is only after the death of the father that the sons can claim right to the property. तीसरा है कि the Mitaksha system deals with the matters related to property held by male members only of a family, whereas the Daibhag system deals with the matters related to the property held by both female and male members of a family. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक इस मिताक्षरा और एक दायभाग, ये दो टर्म आपको देखने को मिले हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई टर्म हो तो उसके बारे में ज़रा जान लीजिए कि वो आखिर क्या है। क्या वो कोई कला है, या कोई किताब है, या फिर कोई कानून है, वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो मिताक्षरा है, क्या वो सिविल लॉ है अपर कास्ट के लिए, या फिर सिविल लॉ है वो लोअर कास्ट के लिए। तो आपको एक तो ये चीज़ ध्यान देना होगा कि वो स्पेसिफिकली है क्या, और वो किस चीज़ के लिए है, किसके लिए है। यहाँ पर अपर कास्ट की बात हो रही है, यहाँ पर लोअर कास्ट की बात हो रही है। अब यहाँ पर ये भी किया जा सकता है कि हो सकता है कि अपर कास्ट को इधर से उधर कर दिया गया हो। जैसे कि मिताक्षरा के लिए हो सकता है लोअर कास्ट की बात हो, जबकि दाएँ भाग के लिए अपर कास्ट की बात हो। तो यहाँ पर ऑप्शन को चेंज भी किया जा सकता है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपको एग्ज़ैक्टली पता हो कि मिताक्षरा किस चीज़ के लिए है, और दाएँ भाग किस चीज़ के लिए है, किन वर्गों के लिए है। ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो उसमें मिताक्षरा में ये है कि जो सन है, वो प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकते हैं अपने लाइफ, अगर फादर उनके जिंदा हो तभी क्लेम कर सकते हैं, जबकि दाएं भाग में अपने जब उनके पिता की मृत्यु हो जाए तब वो क्लेम कर सकते हैं। तो क्या ऐसा है, तो स्पेसिफिकली उसके क्या प्रोविजंस है, जैसे मनुस्मृति की बात करें, या फिर कहीं पुराण की बात करें, वेदों की बात करें, अगर वहाँ पे कुछ स्पेसिफिकली मेंशन आपको टेक्स्ट बुक में मिल रहा है, तो उसको अंडरलाइन कर लें, क्योंकि हो सकता है प्रीलिम में वो चीज़ आपको पूछ लिया जाए। और इससे मेंस में भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि आप उस समय की सोसाइटी के बारे में बताएँ। तो आपको ये चीज़ मेंशन करनी पड़ सकती है कि हाँ, उस समय जो सोसाइटी थी ऐसी थी, पैट्रियार्कल थी, या फिर कोई उदारवादी थी। तो इस तरह के एग्जाम्पल आप देंगे तो आपको उसको अच्छा आसानी से कोट कर पाएँगे कि हाँ, चूँकि वहाँ पे सन जो हैं वो पिता के जिंदा रहते ही बँटवारा ले सकते थे, तो एक तरह से इसको उदारवादी माना जा सकता है। तो इस तरीके से आप जब इसको याद रखेंगे, तो आपके लिए प्री और मेंस दोनों में फ़ायदा करेगा ही। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है, द मिताक्षरा सिस्टम डील्स विद द मैटर्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी हेल्ड बाय मेल मेंबर्स ओनली ऑफ ए फैमिली, और जबकि दाएँ भाग में है वो दोनों से है। तो ये चीज़ आपको मैंने जैसे आपको पहले बताया, डिटेलिंग आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर अलग-अलग एंगल से आप उसको पढ़ें तो बहुत ही अच्छा होगा। उसके इकोनॉमिक प्रभाव देखें, उसके कल्चरल प्रभाव देखें, उसको सोसाइटल प्रभाव देखें, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, अच्छा होगा। 41 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, बहुभूति, हस्तिमला एंड छिमेश्वरा वेयर फेमस। तो यहाँ पर ये 3 नाम दिए गए हैं, भभूति, हस्तिमला और छिमेश्वर। तो वो बोल रहे हैं वो क्यों फेमस हैं हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया में। तो पहला है कि जैन मॉन्क्स थे ये, या दूसरा है प्ले राइट्स थे, तीसरा है टेम्पल आर्किटेक्ट थे, या फिर फिलोसफर्स थे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोई भी जो अगर पर्सनालिटी है तो उसके बारे में आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए कि वो किस चीज़ के लिए फेमस थे, क्या उन्होंने किया, किन वर्गों को प्रभावित किया, किसकी बात करते थे वो, क्या रचनाएँ की उन्होंने, किस राजवंश के अंतर्गत वो उनको संरक्षण प्राप्त था। ये सारी चीज़ें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से ही पता चलती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला है, अब मॉडर्न इंडिया सवाल है कि द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1919 रिकमेंडेड ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स टू ऑल द वुमेन एबव द एज ऑफ 21। दूसरा है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 गिव वुमेन रिजर्व्ड सीट्स इन लेजिस्लेचर।
विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव इज आर करेक्ट। तो यहाँ पर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूपीएससी ने पूछा है तो आगे भी पूछ सकती है। दूसरा है इसी तरीके के और भी रिफॉर्म्स हैं, जैसे मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स हैं, या फिर 1935 का एक्ट है, 1833 का एक्ट है, चार्टर एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट है, या फिर वुड्स डिस्पैच है। तो इस तरीके जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और हम आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसके ऊपर सवाल भी बहुत सारे पूछे गए हैं। तो ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप डिस्कस करेंगे तब आपको पता चलेगा कौन सी चीज़ें हमारे पढ़ने लायक ज़्यादा हैं और कौन सी कम महत्वपूर्ण की हैं। तो प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए, किसकी कितनी वेटेज है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या उनको इस जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स है 1919 के, उसमें ये बोला गया है कि क्या उन्होंने ये सिफारिश किया कि जो 21 साल से ऊपर की महिलाएं हैं उनको सभी को वोटिंग राइट दे दिए जाए। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है वो कब आए, सिर्फ यही नहीं पता होना चाहिए उसके अंदर कौन कौन से रिफॉर्म्स रिकमेंड किए गए हैं और कौन से रिफॉर्म अपना लिए गए हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद भारतीयों का क्या रिएक्शन रहा इस पे, वो आपको पता होना चाहिए। और उस समय कौन से वायसराय थे, कौन उस समय जो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बारे में बोली जा रही है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इस तरह के आपको जो एक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, कई कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पर और हर साल पूछे जाते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि क्या उनको वुमेन को रिजर्व सीट दी गई लेजिस्लेचर में। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि उस एक्ट में, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि क्या प्रोविजंस थे। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो 43 नंबर है, विद रेफरेंस टू द 8 अगस्त 1942 इन इंडियन हिस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो पहला है कि क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वाज एडॉप्टेड बाय एआईसीसी, द वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड मोर इंडियंस। तीसरा है कि द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन इन 7 प्रोविंसेस। चौथा है क्रिप्स प्रोपोज्ड एन इंडियन यूनियन विद फुल डोमिनियन स्टेटस वंस द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज ओवर। तो यहाँ पर आपको एक डेट दी गई है जो कि इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है, तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब भी आपको कोई स्पेसिफिकली डेट मेंशन देखने को मिले, जैसे बंगाल विभाजन की डेट है, या फिर यहाँ पर क्विट इंडिया मूवमेंट की डेट है, या फिर सिविल डिसोबीडियंस की अगर डेट हो, या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के दिवस की बात हो, तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि उस दिन जो हुआ था वो क्या हुआ था। साथ साथ देखें यहाँ पर जैसे क्विट इंडिया रेजोल्यूशन की बात की जा रही है, तो हमारे लिए क्विट इंडिया जो मूवमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है क्विट इंडिया के बारे में कि उसके लिए कौन कैसे कैसे उसका विकास हुआ, जैसे कि कब रेजोल्यूशन पास हुआ, कब गांधी जी ने इसके लिए अपना समर्थन दिया, या फिर कब उन्होंने इनकार कर दिया, कुछ भी है उसके प्रोविजंस तो। और उसको कहाँ कहाँ किन लोगों ने लीड किया, कौन से शहरों में कौन से जो नेता थे वो लीड कर रहे थे उस चीज़ को। और साथ साथ आगे आपको देखने को मिल रहा है कि जो वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज एक्सपेंडेड टू इंक्लूड मोर इंडियंस। तो क्या ऐसा है कि उस समय जो थे वो वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल उन्होंने अपना एक्सपेंड कर दिया ताकि मोर इंडियन को उसमें इंक्लूड किया जा सके। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी एक्ट वगैरह हो उसमें कुछ भी प्रोविज़न हो तो आपको उस चीज़ को ध्यान में रखना है कि कौन सी जो उसकी सिफारिशें हैं, कौन से उसको प्रोविज़न है, और कौन से पे भारतीयों ने सपोर्ट किया, किसने किसका विरोध किया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। तीसरा है द कांग्रेस मिनिस्ट्री जॉइन इन 7 प्रोविंसेस। तो मैंने आपको बताया कि उस समय कालखंड में जो भी घटनाएं हुई हैं उसके रिस्पांस में, कोई घटना हो रही है उसके रिस्पांस में गांधी जी ने कुछ एक्शन लिया, या फिर अम्बेडकर ने कुछ एक्शन लिया, या फिर कांग्रेस ने कुछ एक्शन लिया, तो वो आपको रिस्पांस याद रखना होगा। चौथा है कि क्रिप्स प्रपोज एन इंडियन यूनियन विद फुल डोमिनियन स्टेटस वंस द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज ओवर। तो क्या ऐसा है? तो मैंने आपको अभी भी बताया था कि चाहे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हो, या फिर मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स हो, या फिर वुड्स डिस्पैच हो, या फिर क्रिप्स मिशन हो, कैबिनेट मिशन हो, तो इस तरीके जो मेन मेन जो आपको टर्मिनोलॉजीज मिलती हैं आपको टेक्स्ट बुक में, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि उन्होंने क्या रिकमेंड किया। जैसे मैंने बार बार आपको बोला है, उसको बार बार बोलने की ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान में ज़रूर रखिएगा। 44 नंबर ये क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, ए ट्रांसलेशन ऑफ एंसेंट इंडियन रिलीजियस लिरिक्स इन इंग्लिश। तो यहाँ पर एक सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन एक यहाँ पर टर्म है। इसको बोला गया है कि कौन से जो एंशियंट इंडिया रिलीजियस लिरिक्स है उसके ट्रांसलेशन की गई है इंग्लिश में। तो यहाँ पर किसने ऐसा कौन इससे संबंधित थे, ये ऑप्शन दिया गया है 4। क्या वो बाल गंगाधर तिलक थे, या फिर जवाहरलाल नेहरू थे, या फिर गांधी जी थे, या फिर सरोजनी नायडू थी। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई अगर बुक लिखी जा रही हो किसी नेता के द्वारा, या फिर किसी भी पीरियड में किसी संत के द्वारा, या फिर जैसे कालिदास है तो एंशिएंट इंडिया में है,
फिर आपको कबीर के अगर कोई बीजक है, या फिर सिखों का कोई ग्रंथ है। और जैसे कि आप बात कर सकते हैं कि मॉडर्न इंडिया में कई हमारे जो लीडर हैं, उन्होंने कई सारे समाचार पत्र चलाए, किन्होंने पत्रिकाएं चलाई और कितनों ने अपने एडिटोरियल्स लिखे, किन्हों ने अपने न्यूज़पेपर में काम किया, कितनों ने जो थे उन्होंने एक तरह से रचनाएँ की, जैसे रवींद्रनाथ टैगोर ने की, जैसे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। तो ये चार सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि उन्होंने क्या सी रचनाएँ की और उनका क्या प्रभाव पड़ा उस समय की जनता पे। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन कि विद रेफरेंस टू मिडिवल इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ साइज। यहाँ पर बोला जा रहा है कि मिडिवल इंडिया के बारे में बोला जा रहा है, और ये बोला जा रहा है कि जो नीचे जो टर्म्स दिए गए हैं उनके साइज के हिसाब से उनको सीक्वेंसिंग में असेंडिंग ऑर्डर में हमें लगाना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर बता रहा हूँ कि टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से जो पीरियड है उसमें कौन से टर्म किस चीज़ के लिए उपयोग हो रही है। क्या वो किसी व्यक्ति के लिए है, क्या वो किसी पद के लिए है, क्या वो किसी शहर के लिए है, या फिर कोई एरिया के लिए है, जैसे कि जिला, सरकार, परगना होता है ना। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि इसमें आप घटते से बढ़ते ऑर्डर में लगाइए, वो भी मिडिवल इंडिया के टाइम के पीरियड के अनुसार से। तो ऐसा होता है कि कई सारे जो चीज़ें होती हैं, टर्म्स होती हैं, जैसे अभी जिला जिसको बोलते हैं, हो सकता है कि पिछले 300 साल अगर पीछे जाएँ तो जिला को हो सकता है कि प्रखंड लेवल तक का माना जाए। ऐसा भी होता है, सरकार हो सकता है उस समय बोला जाए इसको। तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि कौन से पीरियड में कौन सा जो टर्म है उसका क्या मतलब होता है। ये चीज़ हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखनी है, और उसका साइज़ क्या था, एरिया क्या था उसका, ये भी हमें ध्यान रखना है, तब जाके इस तरह के क्वेश्चंस का हम लोग आंसर दे पाएँगे। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन है, हू अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड एज सेक्रेटरी विद हिंदू फीमेल स्कूल व्हिच लेटर केम टू बी नोन एज बेथुन फीमेल स्कूल। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इनमें से जो कौन सी जो फीमेल स्कूल की सेक्रेटरी है, इनमें से कौन जो है जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कौन सी जो महिला है या फिर पुरुष हैं, जो कि सेक्रेटरी के तौर पे एसोसिएटेड थे हिंदू फीमेल स्कूल से, जिसको बाद में फिर बेथुन फीमेल स्कूल बोला गया। तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि कोई पर्सनैलिटी है तो उसके निजी जीवन के बारे में अगर उस टेक्स्ट बुक में कुछ लिखा हुआ है, तो वो किस संस्था से जुड़े थे, उन्होंने क्या रचनाएँ की, जैसे मैंने अभी-अभी आपको बताया था। तो वो आपके स्पेशल जो चीज़ें हैं कुछ उनके बारे में, वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि शिवाजी उत्सव और गणेश उत्सव जो है वो बाल गंगाधर तिलक ने चलाया। तो किसने क्या किया, किससे जुड़े हुए थे, कौन से, जैसे कि आप बात कर सकते हैं जो ज्योतिबा फुले थे, वो उन्होंने कुछ संस्था चलाई, वो इस संस्था से बाद में जाके जुड़े। तो ये सारी चीज़ें हमें उनके बारे में पता होनी चाहिए कि हाँ, क्लियरली कि ये जो पर्सन थे वो इस संस्था से जुड़े हुए थे, उन्होंने ये रचना की थी, उनकी ये अखबार में वो एडिटोरियल लिखते थे। ये सारी हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। या फिर ये नारा लगाया था उन्होंने, या फिर ब्रिटिश शासन पे इन्होंने ये एक चीज़ कमेंट किया था, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। 47 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉलोनियल इंडिया, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लों आर रिमेंबर्ड एज। तो बात की जा रही है जो हमारी जब गुलाम था इंडिया, उस समय के कॉन्टेक्स्ट की बात की जा रही है कि जो 3 नाम यहाँ पे दिए गए हैं, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों, तो इनको क्यों याद किया जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि क्या वो लीडर्स ऑफ स्वदेशी एंड बैकवर्ड मूवमेंट थे, या फिर वो मेंबर्स ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट इन 1946 थे, या फिर मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे, या फिर ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी थे। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, और इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से हमें ये पता चलती है कि अगर इंडिविजुअल नाम आ रहे हैं कहीं पे किसी कॉन्टेस्ट में, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और खासकर कब वो इम्पोर्टेंट होती है, अगर वो स्वदेशी के समय की बात हो, या फिर बॉयकॉट मूवमेंट जब चली थी उस समय तो उसकी बात हो, फिर इंटरिम गवर्नमेंट जब फॉर्म हुई तो उसके मेंबर्स को हमें याद रखना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। इंडियन नेशनल आर्मी जिसने रिवोल्ट किया था उसके ऑफिसर्स के बारे में हमें पता होनी चाहिए। तो ऑप्शन के ज़रिए से भी आप समझ सकते हैं कि यूपीएससी क्या उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ऑप्शन में आप जिन जिन टर्म्स का नाम ले रहे हैं अगली बार उनको ज़रूर पढ़िए। जैसे कि यहाँ पर ड्राफ्टिंग कमेटी की बात है, जैसे मैंने आपको बताया अभी, स्वदेशी आंदोलन हो गया, इंडियन नेशनल आर्मी की ऑफिसर्स की बात हो रही है। तो जब भी अगली बार अपनी स्पेक्ट्रम या फिर कोई भी किताब खोलें, तो आप उस चीज़ को देखें कि हाँ, यूपीएससी ने ऑप्शन में ये चीज़ दी थी, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन की विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री से फिर क्वेश्चन है कि द निजामत ऑफ अरकोट इमर्ज आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट।
दूसरा है द मैसूर किंगडम इमर्ज आउट ऑफ विजयनगर एम्पायर। तीसरा है रोहिलखंड किंगडम वाज फॉर्म्ड आउट ऑफ द टेरिटरीज ऑक्यूपाइड बाई अहमद शाह दुर्रानी। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं और ये बोला जा रहा है कि कौन सी जो जगह थी या फिर कौन सा किंगडम थी वो किससे निकली है। जैसे कि यहाँ निज़ामत ऑफ अरकोट की बात की जा रही है, क्या वो हैदराबाद स्टेट से निकली है, या मैसूर किंगडम जो है वो क्या वो विजयनगर एम्पायर से निकली है, और क्या जो रोहिलखंड किंगडम है वो अहमद शाह दुरानी के द्वारा जो टेरिटरी ऑक्युपाई की गई थी उससे निकली है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी होगी कि किसी जो स्टेट की फॉर्मेशन है या फिर किसी शहर की फॉर्मेशन है इंडियन हिस्ट्री में, वो किस तरीके से हुई है, कौन से राजा उससे जुड़े हुए हैं, कौन से एरिया को वो कवर करता है, आज के एरिया में अगर कुछ चेंजेस आए हैं तो वो हमें नोटिस करनी है। तो ये सारे इस तरीके से हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। 49 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन सी जो स्टेटमेंट्स है बिलो वो चारों में से वो कौन से करेक्ट हैं। जैसे कि पहला आप देख सकते हैं कि अजंता केव्स की बात की जा रही कि अजंता केव्स लाई इन द गॉर्ज ऑफ वघोरा रिवर। तो क्या अजंता केव्स जो हैं वो वघोरा रिवर के जो गॉर्ज है उसमें लाई करती है, यानी वहाँ पे है। दूसरा है कि सांची स्तूप लाइज इन द गॉर्ज ऑफ चंबल रिवर। तो क्या जो सांची स्तूप है वो चंबल रिवर्स के गॉर्ज में लाई करती है। तीसरा है पांडुलेना केव श्राइन्स लाई इन द गॉर्ज ऑफ नर्मदा रिवर। चौथा है कि अमरावती स्तूप लाइज इन द गॉर्ज ऑफ गोदावरी रिवर। तो आप देख सकते हैं कि एक तो आपके लिए नदियाँ इंपॉर्टेंट हैं, आप ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं तो उसमें जानते हैं कि नदियाँ कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और साथ साथ अब आपको हिस्ट्री में इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जैसे कि यहाँ पर चार जो बहुत इम्पोर्टेंट जो आपको एक तरह से आर्किटेक्चर देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि अजंता केव्स है, सांची स्तूप है, पांडुलेन केव है, फिर उसके बाद अमरावती स्तूप है। तो आपने जानते होंगे कि ये जो सारे चारों नाम हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपने कहीं ना कहीं नोटिस किया होगा इस चीज़ को। तो हमें इस चीज़ के बारे में ये भी पढ़ना है कि वो आखिर किस नदियों के बीच में है, क्या वहाँ पे गॉर्ज है या नहीं है, वहाँ पर की आपकी स्थिति बिल्कुल उसमें स्पष्ट होनी चाहिए। तो मैं आपको पहले ही बताया था कि आपको कोई टेम्पल वगैरह हो, पहले ही क्वेश्चन में आपको शायद बताया था मैंने कि कोई टेम्पल वगैरह हो तो आपको उसको लोकेशन ज़रूर देखनी है कि वो किस राज्य में पड़ता है, क्या वो 2 राज्यों में फैला है या फिर कोई 2 ज़िलों में फैला है। या फिर आप ये देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको देखा गया है कि वो रिवर के बारे में भी पूछ लिया गया है कि वो किस रिवर के गॉर्ज के आस-पास है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है और ये हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको अच्छे से डिस्कस करने से ही पता चलती है। तो प्लीज़ आप कंटिन्यू करें। और चूँकि आज का ये जो सेशन है उसका लास्ट क्वेश्चन है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया है, क्योंकि आप भूल जाते हैं और हमारे लिए लाइक्स का बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन ये हमें देता है। तो अगर आप हमें अगर सच में ये वीडियो आपको ये हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ आप लाइक करें इस वीडियो को, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। तो चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला जो स्टेटमेंट है कि 21 फरवरी इज़ डिक्लेयर टू बी द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बाय यूनिसेफ। तो ये बोला जा रहा है कि जो 21 फरवरी है वो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है, डिक्लेयर किया गया था यूनिसेफ के द्वारा। दूसरा है कि द डिमांड दैट बांग्ला हैज़ टू बी वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेजेस वाज रेज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो डिमांड है बांग्ला के बारे में, जो कि पाकिस्तान की नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये उठाया गया था कि इसको एक नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए। तो क्या ये सही है? तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है आपको एक तरीके से इसके जो 21 फरवरी की जो बात है वो तो आपको बिल्कुल सामान्य सी बात है कि वो आपको करंट अफेयर में देखने को मिलेगा। अब दूसरी बात है कि जो बांग्ला की जो डिमांड है वो पोस्ट इंडियन इंडिपेंडेंस जो है उस पीरियड में जो बांग्लादेश का क्रिएशन हुआ था उस समय ये आपको शायद पढ़ने को मिल जाए। तो अगर आपको ये चीज़ आपको देखने में मिल रही हो आपके जो बुक्स है तो आपको इसके लिए चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि अगर आपको नहीं मिल रही है तो किसी को नहीं मिल रही होंगी। तो इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि यूपीएससी कुछ क्वेश्चन ऐसे डाल भी देती है जो कि किसी को ना आए उसमें वो उलझ के अपना टाइम बर्बाद करें। ये यूपीएससी भी चाहती है, वो मेनली आपके विजडम का टेस्ट करती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और आगे हम लोग कल 51 से लेकर 75 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और इसी तरीके से हमारा जितना भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं 2013 से लेकर अब तक, वो सारे ईयर का कवर करेंगे, क्योंकि ये जो पीरियड है उस समय जो सिलेबस चेंज हो गया था उसके बाद के पैटर्न के हैं। तो बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए और बाकी जो वीडियोज़ है उसका भी आप फ़ायदा उठाएँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर द डिस्कशन एंड गुड बाय एंड जय हिंद।